पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत के निर्धारण में समय तत्व का महत्व, आज हम इसकी बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब बात आती है समय तत्व की, तो समय यहाँ पर हम लोग 3 काल के अंदर डिस्कस करेंगे, 3 पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें एक हम बात करेंगे अति अल्पकाल, और एक करेंगे अल्पकाल, और एक करेंगे दीर्घकाल। तो 3 यहाँ पर काल होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, और इन कालों में किसी वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है उस बात को हम डिस्कस करेंगे। अति अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति को उसके वर्तमान स्टॉक से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी उसमें जो है पूर्ति जो है वो एक सीमित सी होती है, उसमें कुछ उस पूर्ति का जो है कुछ क्राइटेरिया होता है, जो वर्तमान स्टॉक है उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता इसके अंदर, तो वो होता है अति अल्पकाल। नाशवान वस्तुएं माय डियर फ्रेंड्स वे वस्तुएं होती हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती है, जैसे कि दूध है, दही है, या फिर अंगूर है, ठीक है, या फिर सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, वो सारी क्या होती है, नाशवान होती हैं। इनका जो समय होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं का पूर्ति वक्र कैसा होता है और ऐसी वस्तुओं में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, माय डियर फ्रेंड्स हमने पहले डिस्कस किया है, कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जो कीमत का निर्धारण होता है वो वहीं पर होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति जो है आपस में बराबर होती है, वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है। ये चीज हम लोग जानते हैं। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि मांग जब बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, और मांग घटती है तो कीमत घटती है। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशन देखा था कल। डिमांड के साथ में प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन होता है और सप्लाई के साथ में प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम कर रहे हैं काल के अंदर, यानी समय का या फिर काल का कीमत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाशवान वस्तुएं। नाशवान वस्तुएं जो कि बहुत ही जल्दी जो है नष्ट हो जाती है, जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, या फिर हरी सब्जियां हैं, वे जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो उसका सप्लाई कर्व कैसा होता है, तो अति अल्पकाल में नाशवान वस्तुओं की जो पूर्ति होती है वो कैसी होती है, देखिए ओ एक्सिस ये ले लेते हैं और वाई एक्सिस ये ले लेते हैं, और जो अति अल्पकाल के अंदर नाशवान वस्तुओं की जो पूर्ति होती है वो बिल्कुल खड़ी होती है, वर्टिकल होती है, और वाई एक्सिस के बिल्कुल समांतर होती है। ये इसका क्या होता है, पूर्ति वक्र होता है। किसका पूर्ति वक्र है, ये नाशवान वस्तुओं का पूर्ति वक्र होता है, जो कि बिल्कुल वर्टिकल होता है, खड़ा होता है, वाई एक्सिस के समांतर होता है। तो इस कीमत के इस सप्लाई के ऊपर हमारी मांग जो होती है वो क्या करती है, कीमत का निर्धारण करती है। ये होता है डिमांड का डीडी होता है। और हमें ये पढ़ रखा है कि जब मांग और पूर्ति आपस में कट करते हैं तो वहां पर कीमत का निर्धारण होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स कीमत का निर्धारण हुआ हमारा यहाँ पर। इसके ऊपर जो है हमारी प्राइस होती है ये वाली, और क्वांटिटी होती है ये वाली। अब अति अल्पकाल के अंदर ये जो पूर्ति वक्र होता है जो कि हमने वर्टिकल बनाया है, ये अति अल्पकाल के अंदर होता है सिर्फ। हालांकि हमने पूर्ति वक्र को देखा है कि वो अपवर्ड होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, लेकिन अति अल्पकाल के अंदर आता है तो ये क्या होता है, वर्टिकल होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम जो है, सिचुएशन जो है, अकॉर्डिंग टू काल जो है, पूर्ति वक्र जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमने बात की है अति अल्पकाल के अंदर। अति अल्पकाल के अंदर भी किन वस्तुओं में, जो नाशवान वस्तुएं हैं, नाशवान वस्तुएं के ऊपर लागू होता है ये नाशवान वस्तुएं का पूर्ति वक्र होता है। और नाशवान वस्तुओं के बारे में मैंने बताया कि नाशवान वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं। तो उसमें कीमत के निर्धारण में किसका रोल होता है ज्यादा, वो डिमांड का रोल होता है। पूर्ति तो क्या होती है, सिथरी बनी रहती है, इसी प्रकार से रहती है, वो वर्टिकल रहती है, खड़ी रहती है। क्यों, क्योंकि ये नाशवान वस्तु की बात हो रही है। अब नाशवान वस्तुओं की कीमत के निर्धारण में किसका ज्यादा रोल रहता है, वो डिमांड का रहता है। यानी डिमांड अगर घटती है, डी से D1 आ जाती है, तो प्राइस क्या होती है यहाँ पर, पहले के मुकाबले P1 हो जाएगी, यानी पहले के मुकाबले क्या जाती है, कम हो जाती है। पहले प्राइस ये थी, OP थी, और जैसे डिमांड जो है D से D1 आती है, तो पहले के मुकाबले कीमत जो है कम हो जाती है। तो प्रभाव किसका पड़ा, डिमांड कीमत के ऊपर, डिमांड का। और इसी प्रकार से अगर डिमांड जो है ऊपर की तरफ चली जाती है, यानी D से D2 हो जाती है, तो डिमांड बढ़ने से इसकी प्राइस जो है ऊपर चली जाती है, यानी P2 हो जाती है। ठीक है, ये होगा हमारा P2 बिंदु और ये होगा हमारा P1 बिंदु। तो नाशवान वस्तुओं के बारे में माय डियर फ्रेंड्स हमें सिंपली यही ध्यान रखना है कि नाशवान वस्तुओं का जो पूर्ति वक्र होता है वो वर्टिकल होता है, सीधी रेखा होती है ऊपर की
वाई एक्सिस के समान होती है। और नाशवान वस्तुओं में कीमत के निर्धारण में पूर्ति वक्र का ज्यादा रोल नहीं रहता। अगर कीमत को कोई प्रभावित करती है तो वो सिर्फ मांग करती है, और मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, और मांग घटती है तो कीमत घटती है। ये तो है नाशवान वस्तुओं का। एक लेते हैं यहाँ पर टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है हमारे डिफेंस से देखेंगे हम लोग। टिकाऊ वस्तुओं का पूर्ति वक्र जो होता है वो कैसा होता है। टिकाऊ वस्तुओं का पूर्ति वक्र हमारे डिफेंस कुछ हद तक तो होता है चपटा हुआ, ये ऐसे, यानी ये दिखाता है कि इसके मुकाबले ये जो है कुछ कीमत को प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो पूर्ति वक्र जो है ऊपर जाता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है। तो ये इस प्रकार जो है पूर्ति वक्र होता है। जैसे टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है, जैसे कि गेहूं है, साबुन है, तेल है, चावल है आदि। और इनकी जो कीमत होती है वो कुछ निश्चित होती है। इनकी कीमत क्या होती है, कुछ निश्चित कीमत होती है। और अगर वो निश्चित कीमत भी न रहे, उस निश्चित कीमत से भी कीमत जो है नीचे चली जाए, तो जो उत्पादक हैं या जो विक्रेता लोग हैं क्या करते हैं, उसकी पूर्ति को स्टॉक रख लेते हैं। यानी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की कीमतें अगर एक निश्चित कीमत से नीचे चली जाए तो क्या करते हैं उत्पादक, उसको है ना अपने गोदामों में सुरक्षित रख लेते हैं और सोचते हैं कि यार इसको फ्यूचर में निकालेंगे और फिर बेचेंगे जब कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसा होता है ना। तो वो कौन सी वस्तु होती है, वो टिकाऊ वस्तु होती है। अब टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति को काफी हद तक जो है इस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार से। यानी यहाँ पर क्या है कि ये जो पूर्ति वक्र है यहाँ तक ये क्या करता है कि कीमत को प्रभावित कर देता है कुछ हद तक, कुछ समय तक, 1 साल या फिर मतलब 6 महीने या 2 महीने 3 महीने तक जो है ना कीमत को प्रभावित कर सकती है पूर्ति। यानी पूर्ति को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा, मांग बढ़ जाती है, हमें पता है। जैसे ही पूर्ति को कम करेंगे तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि पूर्ति बिल्कुल खड़ी होती है, इतनी होती है नाशवान वस्तुओं की। लेकिन जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति जो है कुछ हद तक जो है घटाई बढ़ाई जा सकती है। दैट मीन्स कि वो प्राइस को थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है, उसके बाद में सीधी वो खड़ी हो जाती है पूर्ति। ये होता है टिकाऊ वस्तु का पूर्ति वक्र। बाकी जो डिमांड कर्व होता है वो हमें पता है, वो ऐसे होता है। ये होता है हमारा डीडी, और कीमत का निर्धारण वहीं पर होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में टक्कर करती हैं। तो कीमत होगी हमारी डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है। क्वांटिटी और ओपी कीमत यहाँ पर निर्धारित होती है। अब क्या है, अगर मांग घट जाती है, मांग घट जाती है तो कहां पर कट करेगा, यहाँ पर D1 हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारी जो कीमत होगी वो होगी इसके ऊपर P1 के ऊपर हमारी जो है कीमत होगी। और ये जो बिंदु होगा E1 इसके ऊपर संतुलन में होगा, इतनी क्वांटिटी ले रहा होगा और इतनी प्राइस ले रहा होगा। कुल मिलाकर के हमारी डिफरेंस क्या है, जो नाशवान वस्तुएं हैं उनका पूर्ति वक्र जो है कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। लेकिन जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, टिकाऊ वस्तुओं की कीमत के निर्धारण में पूर्ति वक्र भी, यानी पूर्ति भी क्या करती है, प्रभावित करती है किसको, कीमत को। लेकिन मांग के मुकाबले में बहुत ही कम करती है। नाशवान वस्तु की बात करें तो पूर्ति का कोई रोल नहीं है कीमत के निर्धारण में। लेकिन टिकाऊ वस्तुओं में क्या होता है, कुछ इफेक्ट डालती है कीमत के निर्धारण में। बाकी ज्यादा जो डालती है वो डिमांड ही डालती है। D2 के ऊपर जो कीमत का निर्धारण होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर होता है ये वाला। डायग्राम के अंदर जो स्लोप है सप्लाई कर्व का, पूर्ति वक्र का, उससे हमें पता चलता है कि टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति कीमत को कुछ हद तक प्रभावित करती है। लेकिन ज्यादा जो प्रभावित होती है वो डिमांड से होती है। यानी कीमत के निर्धारण में मांग का ही ज्यादा रोल रहता है यहाँ पर टिकाऊ वस्तुओं में भी। तो माय डिफरेंस ये हमने डिस्कस किया है अति अल्पकाल के अंदर। और अति अल्पकाल के अंदर 2 वस्तुएं ली हमने, एक नाशवान वस्तुएं हैं और एक टिकाऊ वस्तुएं हैं। नाशवान वस्तुएं में पूर्ति वक्र बिल्कुल वर्टिकल होता है, बिल्कुल सीधी रेखा होती है, वाई एक्सिस के समांतर होती है। और जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उसके अंदर क्या होता है, पूर्ति वक्र कुछ हद तक चपटा हुआ होता है, उसके बाद में फिर सीधा वर्टिकल हो जाता है। यानी उसके बाद में वर्टिकल होने के बाद में पूर्ति कोई प्रभावित नहीं करती।
कुछ समय तक जो है पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से यह कीमत प्रभावित होती है। लेकिन उसके बाद में जब वर्टिकल हो जाती है, खड़ी रेखा बन जाती है सप्लाई और पूर्ति पर, उस टाइम कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सिर्फ पड़ता है तो किसका पड़ता है? डिमांड का, यानी डिमांड ही ज्यादा प्रभावित करती है किसको? कीमत को। तो ये था इसके अंदर हमने डिस्कस किया है अति अल्पकाल के अंदर। तो ठीक इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स हम लेते हैं यहाँ पर अल्पकाल के अंदर। अल्पकाल के अंदर कीमत का निर्धारण करना है, तो अल्पकाल के अंदर भी कुछ विशेष बात नहीं है। अल्पकाल में भी वही कीमत का निर्धारण होता है जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्या है इसके अंदर, अति अल्पकाल के अंदर और अल्पकाल के अंदर जो डिफरेंट है वो क्या है, उसको हमें जानना पड़ेगा। अगर बात करें हम अति अल्पकाल की, तो अल्पकाल में हमने अति अल्पकाल में के लिए हमने बाजार कीमत, ठीक है, बाजार कीमत की बात की है। एक निश्चित समय में बाजार में जो कीमत होती है वो ली जाती है। लेकिन बात करें अल्पकाल के अंदर, तो अल्पकाल में माय डियर फ्रेंड्स बाजार कीमत नहीं होती। अल्पकाल में जो कीमत निर्धारित होती है ना, उसे हम कहते हैं यहाँ पर उपसामान्य कीमत। अल्पकाल के अंदर जो उद्योग की पूर्ति होती है वो फर्मों की जो कुल पूर्ति होती है उसका जोड़ होती है। चलो बात है, उद्योग बड़ा है और फर्में छोटी हैं, तो उद्योग की कुल पूर्ति कैसे होती है? फर्मों की कुल पूर्ति का जोड़ होती है, ठीक है। फर्म की अल्पकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र का वह भाग होता है जो औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर होता है। कब तक उत्पादन करती रहती है? जब तक उसको औसत स्थिर लागत का घाटा हो रहा हो। औसत स्थिर लागत का घाटा हो रहा होता है तब तक फर्म जो उत्पादन करती होती है। मतलब बंद भी कर सकती है वो, अगर मतलब इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको कि एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का उसको घाटा हो रहा है, तब भी वो प्रोडक्शन करती रहती है। क्यों? अगर वो बंद भी कर देगी ना, तब भी उसको वो तो पे करना पड़ेगा। एवरेज जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, वो तो पे करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो प्रोडक्शन करे चाहे ना करे। तो वो प्रोडक्शन करती रहती है, कब तक? जब उसको एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो है घाटा जो है उसको देना पड़ता हो, तब भी वो प्रोडक्शन करती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतना तो उसको देना ही पड़ता है। अल्पकाल के अंदर जो पूर्ति वक्र होता है वो अति अल्पकाल के मुकाबले में अधिक चपटा होता है, अधिक चपटा भी होता है, अधिक लोचदार भी होता है। ये ओ एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमने ले लिया, ठीक है। जैसा भी हमने पहले ली है, इधर कीमत का निर्धारण होता है, इधर क्वांटिटी का निर्धारण होता है। पूर्ति वक्र जो कैसा होता है वो अति अल्पकाल की तुलना में अधिक लोचदार होता है। कैसे होगा अधिक लोचदार? वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। ये है तो मतलब पॉजिटिव अपवर्ड है, लेकिन उसके मुकाबले में क्या होता है? अधिक लोचदार है, ठीक है। ये पूर्ति वक्र है। और माय डियर फ्रेंड्स, हमने पता है कि कीमत का निर्धारण वहीं पर होता है जहां पर मांग और पूर्ति जो है बराबर होती है। तो ये पूर्ति वक्र है, तो हमारा ये हुआ मांग वक्र डी, और यहाँ पर हमारा संतुलन हुआ ई, और प्राइस हुई ये, ठीक है, क्वांटिटी हुई है। अब मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, ठीक है, और मांग घटेगी तो कीमत घटेगी। ये चीज हम जानते हैं। मांग बढ़ती है तो क्या होता है? कीमत बढ़ती है, और मांग घटती है तो क्या होता है? कीमत घटती है। ये चीजें हमने पहले से डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब जो नया साथी है वो इस चीज को देखेगा, समझेगा, तो क्या कहेगा, यार वही बातें रिपीट हो रही हैं। जो पूर्ति वक्र है ना, पूर्ति वक्र जो है वो अति अल्पकाल के मुकाबले में अल्पकाल का जो पूर्ति वक्र होता है वो कीमत को ज्यादा प्रभावित करता है। ये जो पूर्ति वक्र है, नाशवान वस्तुओं का पूर्ति वक्र, ये कोई प्रभावित नहीं करता कीमत को। ये जो पूर्ति वक्र है इसके मुकाबले में ज्यादा प्रभावित करता है, और ये जो पूर्ति वक्र है इसके मुकाबले में ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। लेकिन डिमांड से ज्यादा प्रभावित नहीं करता। समझो इस बात को। अति अल्पकाल के अंदर जो पूर्ति वक्र होता है वो कीमत को कोई प्रभावित नहीं करता, लेकिन जो टिकाऊ वस्तुओं का जो पूर्ति वक्र होता है वो कीमत को थोड़ा सा प्रभावित करता है, लेकिन डिमांड जितना नहीं करता। और अल्पकाल के अंदर जो पूर्ति वक्र होता है वो कीमत को प्रभावित करता है, लेकिन डिमांड के मुकाबले में कम करता है।
तो ये तो बात की हमने अल्पकाल। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स जो दीर्घकाल की हम बात करें तो दीर्घकाल का जो प्रतिवक्र होता है, दीर्घकाल में कीमत का निर्धारण की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। काल में क्या होता है, दीर्घकाल में सिस्टम उल्टा हो जाता है। दीर्घकाल में जो अपने को कीमत मिलती है ना वो सामान्य कीमत मिलती है और इसी सामान्य कीमत को हम दीर्घकालीन कीमत भी कहते हैं। ठीक है, इस कीमत पर मांग की तुलना में किसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, पूर्ति का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर जो नॉर्मल प्राइस होती है, सामान्य प्राइस होती है, वो जनरली माय डियर फ्रेंड्स वहीं पर निर्धारित होती है जहां पर मांग और पूर्ति आपस में कट करते हैं, वो तो हमें पता ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है उत्पादन के बढ़ने के फलस्वरूप जो है सीमांत लागत अर्थात के पूर्ति वक्र में किस प्रकार परिवर्तन होगा। उत्पादन के बढ़ने के फलस्वरूप, जब उत्पादन बढ़ता है तो बढ़ने के फलस्वरूप सीमांत लागत के अंदर यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है या फिर मतलब पूर्ति वक्र है उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन से प्रतिफल मिल रहे हैं। घटते प्रतिफल मिल रहे हैं, बढ़ते प्रतिफल मिल रहे हैं या फिर समान प्रतिफल मिल रहे हैं। तो वो प्रतिफल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी लागत जो है वो दीर्घकाल में कैसी है। ठीक है, कीमत के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रतिफलों के नियम के ऊपर या फिर पैमाने के प्रतिफल के नियम के ऊपर निर्भर करता है। तो इस चीज को भी हमने पहले पढ़ रखा है, पैमाने के प्रतिफल को हमने थ्योरी ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर कर रखा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लें। बाकी जनरली हम बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स दीर्घकाल के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। कीमत के निर्धारण में जो है जो ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, पूर्ति का पड़ता है। मांग के मुकाबले में पूर्ति का ज्यादा प्रभाव पड़ता है और दीर्घकाल में पूर्ति वक्र हमेशा जो है एक समान नहीं रहता। ये पैमाने की प्रतिफल के नियम के अनुसार जो है घटता बढ़ता या फिर समान होता रहता है। यानी हमें दीर्घकाल के अंदर जो प्रतिफल मिलते हैं ना उसके अकॉर्डिंग जो है ये घटती बढ़ती होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रतिफल की अकॉर्डिंग, क्या बताया, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को घटती लागतों का नियम भी कहा जाता है। अब प्रतिफल बढ़ेगा तो लागत तो घटेगी ना। तो इसके अनुसार क्या होता है, जब किसी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो उद्योग में कई प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं। अब बचतें प्राप्त होती हैं तो क्या होगा, प्रतिफल बढ़ेगा और लागत घटेगी। दीर्घकाल के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घटती लागत या बढ़ता प्रतिफल। जो प्रतिफल मिलते हैं हमें घटता मिलता है, बढ़ता मिलता है और समान मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो शेप होती है पूर्ति प्रवृत्ति वो कैसी होती है। हम सबसे पहले करते हैं बढ़ता प्रतिफल। बढ़ता प्रतिफल या घटती लागत को हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखें ये हमने ओ एक्सिस लिया है, ओ एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर दीर्घकाल के अंदर जो हमारा पूर्ति वक्र होता है ना वही क्या होता है, हमारा लागत वक्र होता है। तो लागत अगर ऊपर की तरफ जाएगी दैट मींस की लागत बढ़ रही है और लागत नीचे की तरफ जाएगी तो क्या, लागत घट रही है। लागत घट रही है तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है यानी बढ़ता प्रतिफल हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घटती लागत का मतलब है कि बढ़ता प्रतिफल। तो इस सिचुएशंस में जो हमारा क्या बोलते हैं पूर्ति वक्र जो होता है वो कैसा होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो ये जो होता है एसएस जो है इसी को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत भी बोलते हैं। पूर्ति वक्र को ही दीर्घकाल के अंदर क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट गिर रही होती तो प्रतिफल नेचुरली बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हुआ पूर्ति वक्र और ये लिया हमने डिमांड कर्व डीडी। जो पहले का है वो इसके ऊपर यहाँ पर ये प्राइस है। ठीक है, और क्वांटिटी ये है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर ये है पहली बात। उसके बाद में क्या होता है, अगर मांग घटती है या बढ़ती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। हमने पहले देखा था जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, लेकिन जब घटता प्रतिफल की बात करते हैं, इन प्रतिफल की बात करते हैं, घटती लागत की बात करते हैं तो बात जो है अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। देखिए अब मांग जो है पहले के मुकाबले कम हो जाती है। मांग अगर पहले के मुकाबले कम होगी तो प्राइस किस साइड में जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में जाएगी ना, नीचे साइड में जाएगी। तो ये जो है हम ले लेते हैं D2 की बजाय हम D1 ले लेते हैं, ये D1 ले लेते हैं। तो इसके ऊपर पूर्ति वक्र कहाँ पर काट रहा है, इस बिंदु के ऊपर काट रहा है, ये हो गया E1 के ऊपर काट रहा है किसको, पूर्ति वक्र को। अब D1 पूर्ति वक्र को E1 पे काट रहा है, दैट मींस क्या कि प्राइस जो है पहले के मुकाबले यहाँ पर क्या होगी,
P1 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले OP कीमत थी और अभी जो है OP1 हो गई है। पहले OP कीमत थी ये वाली और अभी जो है OP1 हो जाती है। तो ये क्या है? घटती लागत। घटती लागत के अंदर का मतलब क्या होता है कि बढ़ता प्रतिफल्स। अब बढ़ता प्रतिफल्स का मतलब ये है कि अगर डिमांड कम भी होती है ना, तब भी हमारा प्राइस जो है बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है और क्वांटिटी जो है घट जाती है। क्वांटिटी पहले के मुकाबले क्या होती है? घट जाती है। Q1 पहले OQ क्वांटिटी लेता था, अभी OQ1 लेता है। तो इसको बोलते हैं घटती लागत। घटती लागत या फिर बढ़ता प्रतिफल्स। इसके अंदर अगर हमारी डिमांड पहले के मुकाबले कम भी होती है तो प्राइस तो बढ़ता है, लेकिन क्वांटिटी घट जाती है। तो इसको बोलते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स बढ़ता प्रतिफल्स या फिर घटती लागत। दूसरी पोजीशन जो है वो ये है घटते प्रतिफल्स। घटता प्रतिफल, घटता प्रतिफल्स या फिर बढ़ती लागत। इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? बढ़ती लागत। ठीक है, घटता प्रतिफल भी बोल सकते हैं या फिर बढ़ती लागत भी बोल सकते हैं। तो इस पोजीशंस में जो डायग्राम होता है हमारा कैसा होता है? वो एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इस पोजीशंस में हमारा जो डिमांड कर्व होता है या फिर पूर्ति वक्र होता है वो घटता प्रतिफल से या बढ़ती लागत है। ये तो नेचुरल है, जो हमने पहले देख रखा है सप्लाई कर्व वो वैसा ही होता है पूर्ति वक्र, यानी बिल्कुल सीधी रेखा होती है। ये जो है पूर्ति वक्र है, बढ़ती लागत है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर दीर्घकाल के अंदर जो हमारा पूर्ति वक्र होता है उसी को मार्जिन कॉस्ट बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सीमांत लागत बढ़ रही होती है, दैट मीन्स घटता प्रतिफल होगा और घटता प्रतिफल के अंदर बढ़ती लागत होगी। अब देखिए ये इसका पूर्ति वक्र है तो ये इसका डिमांड कर्व है, DD है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। प्राइस ये होगा, क्वांटिटी ये होगा, ई बिंदु। तो डिमांड और सप्लाई आपस में जो कट करती है वहीं पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। इसको बोलते हैं घटता प्रतिफल्स। घटता प्रतिफल्स क्यों है? क्योंकि लागत बढ़ रही है, लागत जो है बढ़ रही है, यानी पूर्ति वक्र को क्या बोलते हैं? लागत वक्र बोलते हैं। ये बढ़ रही है तो क्या होगा? बढ़ती लागत है ना, लागत जो है बढ़ रही है तो प्रतिफल घटता होगा। अब इसमें घटता प्रतिफल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मांग के कम होने पर D1 जब मांग हो जाती है D1 तो पूर्ति वक्र कहाँ पे काट रही है? यहाँ पे काट रही है E1 के ऊपर। अब E1 पे काटती है तो क्या होगा? प्राइस कहाँ पे होगा? प्राइस होगा हमारा पहले के मुकाबले कम, P1। क्वांटिटी भी क्या होगी? कम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घटता प्रतिफल या फिर बढ़ती लागत, जो कि दीर्घकाल में लागू होती है। ठीक है, दीर्घकाल में अपने को प्रतिफल मिलता है, घटता प्रतिफल, बढ़ता प्रतिफल या फिर तीसरी पोजीशन और होती है, इसको बोलते हैं यहाँ पर समान प्रतिफल। समान प्रतिफल या फिर समान लागत। समान प्रतिफल हो सकता है या फिर समान लागत हो सकती है। ये भी एक पोजीशन होती है घटते बढ़ते प्रतिफल के अंदर। और इसके अंदर जो हमारी शेप होती है इसकी डायग्राम की, वो हमने पहले देख रखी है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में जैसे भी हमें फर्म का निर्धारण देखा था स्टार्टिंग के अंदर, फर्म का निर्धारण जब देखा था, फर्म का प्राइस का निर्धारण देखा था, तो उसके अंदर जो हमारा डिमांड कर्व था यानी AR कर्व था या फिर MR कर्व था, वो क्या था? O एक्सिस के समांतर था। तो ठीक इसी प्रकार से जो है समान प्रतिफल मिलते हैं यहाँ पर भी। देखिए समान प्रतिफल में क्या होता है? डायग्राम ये O एक्सिस है, Y एक्सिस है, और समान प्रतिफल या फिर समान लागत। समान प्रतिफल या समान लागत। समान लागत का मतलब आपको पता है कि एक जैसी। तो यहाँ पर जो समान लागत यानी कि SS होगा, हमारा पूर्ति वक्र होगा, कैसा होगा? वो ऐसा होगा, सीधा सीधी रेखा। ये सीधी रेखा होती है और यहाँ पर ये होता है हमारा DD, डिमांड कर्व। अब समान लागत का मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये है कि हम लोग कितना भी प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन कम करें या फिर ज्यादा करें, घटाएं या फिर बढ़ाएं, कोई भी कुछ भी करें, तो भी लागत जो है समान बनी रहती है। तो ये बोलते हैं समान प्रतिफल। अब यहाँ पर
पूर्ति वक्र का जो है सीमांत लागत का कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीमांत लागत के अंदर हम प्रोडक्शन से कितना भी करें, कम करें या ज्यादा करें, कीमत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो हमारी प्राइस है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है, समान नहीं रहती है, इसको बोलते हैं सीमांत लागत। अब डिमांड अगर बढ़ा दें तो भी D1 D1 कर देते हैं तो क्वांटिटी हम ये लेंगे, प्राइस जो है हमारी सेम बनी रहेगी, ठीक है। और भी ज्यादा हम बढ़ा दें तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी लेकिन प्राइस सेम नहीं रहेगी। तो ये होता है हमारा समानुपाती स्वरूप। नेक्स्ट टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स रहेगा पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म का और उद्योग का संतुलन। तो वीडियो के साथ में बने रहें, चैनल के साथ में बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड्स तुरंत करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाइस टू मीट यू।